तो हिमाचल प्रदेश में मोदी फैक्टर काम करेगा या मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है? मुख्यमंत्री जी ने शानदार काम किया है, 5 वर्ष किया है। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिमाचल को दिया है, जो कांग्रेस ने छीना वो तो दिया ही। कांग्रेस ने, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने हमारा विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। मोदी जी ने, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, दिल्ली में आए तब भी हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने अटल टनल का काम रुकवाया, मोदी जी ने रिकॉर्ड समय में पूरा कराया। कांग्रेस ने विरोध पैदा किया, मैं एम्स अस्पताल लाया, पीजीआई लाया, मेडिकल कॉलेज लाया, आईआईएम लाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया। कांग्रेस ने विरोध पैदा करके 4-4 साल जमीन नहीं दी, अनुमति नहीं दी। हमने अपनी सरकार के 4 साल में सब पूरे करके जनता को समर्पित कर दिए। जनता को तय करना है, विरोध वाली कांग्रेस के साथ जाओगे कि विकास वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगे, भ्रष्ट कांग्रेस के साथ जाओगे या सुशासन के नए आयाम स्थापित करने वाली गुड गवर्नेंस वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओगे। लीडरशिप को लेकर, फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है हिमाचल? मुझे तो कम से कम कोई नहीं है। कैसा लग रहा था कि शायद जयराम ठाकुर न हो अगले मुख्यमंत्री? आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं और आप कौन तय करने वाले? भीतर कोई मनमुटाव नहीं है? किसी के भी नहीं है जी। ये मीडिया को पता नहीं क्या मजा आता है एक के साथ दूसरा खड़ा करने का। इस हिमाचल के छोकरे को, जो कांग्रेस ने कहा हिमाचल का छोकरा, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला। हमीरपुर की जनता ने 4 बार लोकसभा का सांसद बनाया। हिमाचल का आज का सबसे कम उम्र का, आज तक का किसी को कैबिनेट मंत्री 1 नहीं 2-2 विभागों का बनने का अवसर मिला हो, छोटे से राज्य से हिमाचल प्रदेश का। ये अनुराग ठाकुर के लिए नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी की बहुत बड़ी सौगात है जी। ये हिमाचल प्रदेश की पहले किया है। तो आपको दिल्ली ज्यादा पसंद आ रही है? मुझे देश ही बहुत पसंद है। आप मुझे क्यों दिल्ली से दूर करना चाहते हैं? नहीं, सबको लगा कहीं हिमाचल में एक नया चेहरा, एक और युवा मैं चेहरा। दिल्ली में अगर हिमाचल की आवाज और देश की आवाज दुनिया में हूं, तो मुझे नहीं लगता इसका विरोध किसी को होना चाहिए। खेलों के क्षेत्र में अगर मैं टोक्यो में सबसे ज्यादा मेडल आज तक के जीते, पैरालंपिक्स ने जीते, ओलंपिक्स में जीते, डेफ ओलंपिक्स में जीते, कॉमनवेल्थ गेम में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, थॉमस कप हमने गोल्ड मेडल जीता, आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, हम नए आयाम खेलों में स्थापित कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि 2024 ओलंपिक्स में भी भारत पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। हम उस दिशा में काम करेंगे। हर कोई थोड़ी मुख्यमंत्री बनने के लिए होता है। क्या आप राहुल कंवल जी का शो ले लोगे, अंजना ओम कश्यप जी का ले लोगे? ऐसा हो भी श्वेता सकता जी है। की अपनी पहचान है जी, अनुराग ठाकुर की अपनी पहचान है। मतलब महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि सपना में कहूंगी। कभी लगता है कि हाँ, मैं अपने राज्य को का आप नेतृत्व मेरे करता हूं। हाथ की छीन सकते हो, जो यहां पे लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता। और एक अंग्रेजी में कहावत है, मैं वो नहीं बोलूंगा लेकिन इतना ही कहूंगा, हिंदी चैनल है आपका, अंग्रेजी में ना बोल के, कि जो भाग्य में लिखा है वही मिल सकता है, और उससे ज्यादा ना कोई दे सकता है ना मिलता है। और पद तो सेवा करने के लिए है। आप वहां पे बैठे, यहां पर बैठे हैं। आज मोदी सरकार से अगर मैं 500 करोड़ रुपया पहली बार, 500 करोड़ रुपया दूसरी बार, 50 साल के लिए बगैर ब्याज के दिलाया, हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार से दिलाया, तो क्या एक हिमाचल के प्रतिनिधि के रूप में मेरा योगदान हिमाचल के प्रति वो नहीं है? क्या मैं और जयराम जी ने इकट्ठे मिलकर, नड्डा जी ने मिलकर, सबने मिलकर हिमाचल का जो चहुमुखी विकास किया, क्या वो एक ही खाते में जाएगा? सबका खाता साझा है, भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम कमल के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। कमल खिलाएंगे, फिर भाजपा की सरकार लाएंगे। नहीं, पर मैं तो यही समझना चाहती हूँ कि जो यमुना नदी के प्रदूषण की बात होती है, वो छठ पर्व के समय ही क्यों शुरू होती है? देखिए, केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारी हो सकती है। अगर गंगा नदी को लेकर इतना बड़ा प्लान रहा है, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, अगर उनकी भी जिम्मेदारी है तो इसे अगर थोड़ा पहले हाईलाइट किया जाए तो शायद उस गंदगी में न खड़ा होना पड़े किसी देखिए, को। जो व्यक्ति धरने प्रदर्शन में विश्वास करता हो, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी विभाग की फाइल साइन ना करता हो, आपने कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसका विभाग कोई ना हो, कोई फाइल साइन ना करे, कोई जिम्मेदारी ना ले, लेकिन अपने साथी मंत्रियों को जेल भिजवाने तक, घोटाले करने तक पूरी तैयारी करते हैं? अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी ये। कभी स्वच्छता मिलेगी वहां पर? यमुना देखिए, किनारे जैसे ही रहने आप वालों इनसे को वहां मुक्त हो छठ करने वाले, जैसे ही आप इनसे मुक्त हो जाओगे, स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। तो वो कदम अभी क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं केंद्र की जनता तरफ को से? उठाना, जिनसे मुक्ति दिलानी, स्वच्छ हो जाएगा। ये शर्त है। नहीं, जनता के सामने एक ऑप्शन है जी। उसके बगैर नहीं, क्योंकि अभी परवेश वर्मा बड़े गुस्से में नजर आते हैं वहां पर कि इसे साफ करने के लिए ये क्यों डाल रहे हो।
लेकिन पहले सुनाई नहीं देता है, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है। देखिए, वो आप जितनी मर्जी भैंस के आगे बीन बजा लेंगे, कुछ नहीं होता है जी। आप देखिए अपने शराब घोटाले पर कितने उनसे सवाल खड़े किए, क्या किया? और मुझे बताइए क्या किया? एक जवाब नहीं देते थे शराब घोटाले पे, दूसरी तरफ ले जाते थे। आज भी वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है जी। कितनी देर भागेंगे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करने के बाद? देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियां आज नहीं तो कल, जैसे उनके बाकी नेताओं पर नकेल कसी है, उसके किंग पिन जो पीछे हैं वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, वो छिपा नहीं सकते हैं। अच्छा, आरोप उधर से अलग आता है कि आप लोगों पर अगर जैसे ही कोई आरोप लगेगा आप सीधा हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि जवाब नहीं होता है किसी चीज का। अच्छा हुआ श्वेता जी आपने सवाल पूछा। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हमने कहा हर व्यक्ति का खाता खुलेगा, 45 करोड़ बैंक खाते खुले, अधिकतर मुस्लिम बहनों के और भाइयों के खुले। रसोई गैस के सिलेंडर में अधिकतर मुस्लिम भाई और बहनों को मिले, और जरूरतमंद थे इसलिए मिले जी, क्योंकि कांग्रेस ने तो और आम आदमी पार्टी ने उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई हमने दिलाई है जी। और यही नहीं, केंद्र की जितनी योजनाएं, हर घर को नल से जल देने की बात हो, अनाज देने की बात हो, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिला, तो किसको ज्यादा मिला? क्या उसमें पूछा आप हिंदुओं की मुसलमान हो? क्या रसोई गैस का सिलेंडर देने से पहले पूछा हिंदुओं की मुसलमान ईसाई हो? पूछा कुछ? आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप भारतीय हो, और आप जरूरतमंद हो, इसलिए आपको देने का काम निष्पक्ष भाव के साथ, ईमानदारी के साथ किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 साल में किया है। ना जाति धर्म संप्रदाय कुछ नहीं पूछा, सबका साथ सबका विकास किया। गुरु मैं बताता हूं जी, करतारपुर कॉरिडोर मोदी जी ने खोला, 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मोदी जी ने मनाया, भव्य रूप में मनाया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी का मनाया। हम कहां पीछे, हम सबको साथ में लेके चलने वाले। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो एक बयान नहीं दे पाए जी पक्ष में। और अब गुजरात सिविल कोड आने वाला है। ये तो सीधी सी बात ये हो जाती है ना कि इसे निशाने के तो अब ये कहां से खबर आई? जनसंख्या को लेकर बात हो रही है हर तरफ कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपकी ही शासित जो राज्य हैं जितने, वहां पर इस तरह की चर्चा चल रही है। सिविल कोड की बात होती है, अब गुजरात सिविल कोड आने की चर्चा है। आज ही के दिन कुछ हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो कहा आज तक, उस दिशा में हर कदम उठाए, करके दिखाया है। हमने कहा था रामलला के जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे, और राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी किया, और भव्य राम मंदिर बनाकर अगले साल दे भी देंगे। काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम से लेकर बहुत बाकी काम भी करने का काम किया है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम भी किया है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलने का काम नहीं किया जी। इसलिए तो सबको चिंता होती है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह रहे हैं, तो क्या एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा उसके जरिए? हम देखिए, कई बार टीवी चैनल्स ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे आपने सीएए के समय किया था। आंदोलन चला जी, सड़क जाम रही, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने दी। दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म हो गया जी। क्यों? क्या हुआ सीएए में? मुझे बताओ, किसको देश छोड़ना पड़ा? छोड़ा किसी ने? सीएए का लाभ ये हुआ, जो अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई आए, या हिंदू आए, पारसी आए, कोई भी आए, जो माइनॉरिटीज थे वो उस देश में, उनको हिंदुस्तान ने यहां पर नागरिकता देने का काम किया। जो वर्षों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भगाए गए, वहां के माइनॉरिटीज यानी कि हिंदू और हमारे सिख और पारसी, उनको हमने यहां पर रोज सिटीजनशिप देने का काम किया है, नागरिकता देने का काम। क्या इसमें बुराई है? अफगानिस्तान में जब सब कुछ जला जा रहा था, 4 बार फ्लाइटें बुलाकर गुरु ग्रंथ साहब को, बीड़ को वहां से लाने का काम किया गया जी। सिख परिवारों को निकालकर यहां बसाने का काम किया गया है। ये सीए का सबसे बड़ा लाभ उसमें मिला है। तो सिविल लेकिन कोड दुष्प्रचार के कारण राजनीतिक लाभ लेने का कुछ लोग काम करते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा, मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में ही काम करती है, और आगे भी करेगी। सिविल कोड भी तो आप लोगों के मैनिफेस्टो में लंबे समय से रहा है।
प्रतिबद्धता जब कायम है उस एक पर। एक करके हमने पूरा किया, हाँ। 9 अगस्त 2019 को इसी पर टिक लगना बाकी है। अगर हम 370-35 से समाप्त कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिला सकते हैं, सीए का कानून ला सकते हैं, तो जो बाकी बचा वो भी कर देंगे जी। अगर मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण का हमारे सैनिक दे सकते हैं, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जो कहा है वो सब काम पूरा करके दे सकते हैं। और विरोधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों का नियंत्रण ऐसा है कि सारी अपनी घोषणाएं कर लें, उसके बाद गुजरात के चुनाव ऐलान किए जाएंगे। देश में जब भी चुनाव हुआ तब ईवीएम पर आरोप कांग्रेस ने लगाए और विपक्षी दलों ने लगाए। जब वो चुनाव जीत जाएं तो ढोल बजाएं, हार जाएं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते जाएं। ये कैसे चलता है जी ये लोकतंत्र में? दुनिया के सारे देशों में भारत का लोकतंत्र ऐसा है जो सबसे बड़ा है, वाइब्रेंट है, और हम ये सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी आए हो, ये एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसने दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 140 करोड़ के देश में 550 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होता है और चंद घंटों के अंदर आप निर्णय बताकर कि क्या निर्णय आया है, शाम तक सरकार किसकी बनेगी आप वो बता देते हो जी। अमेरिका में कई दिन तक निर्णय नहीं आते हैं, दुनिया के छोटे छोटे देशों में नहीं हो पाता है, ये भारत करके दिखाता है और भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करके दिखाता है। आखिरी चंद मिनट बाकी हैं, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वहां तक माइक प्लीज ले जाइएगा। उधर एक व्यक्ति सवाल पूछना चाह रहे हैं। जितने पूछ लो जी, श्वेता जी ने कमी छोड़ी तो आप भी पूछो। धन्यवाद। जी माननीय मंत्री जी का स्वागत है। श्वेता जी ने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा, मैं अपना परिचय देता हूं। मैं सुरेश कुमार, मैं एक पूर्व सैनिक हूं। श्वेता जी ने प्रश्न किया अग्निवीर के ऊपर, परंतु माननीय मंत्री जी ने अग्निवीर के ऊपर सीधा जवाब नहीं दिया। सभी को अपने विषय की चिंता होती है, आप भी 4 बार मैं सांसद आपको बने। सीधा जवाब दे देता हूं, अगर आप अग्निवीर पे पूछते हो तो। जी मैं प्रश्न पूरा कर लूं सर, मैं प्रश्न पूरा कर देता हूं। संक्षिप्त में चलिए, पूछिए, 6 संक्षेप मिनट में वापस पूछ लीजिए। संक्षेप में पूछता हूं जी। कि अग्निवीर स्कीम जो है ये हमारी सेना जो है लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। अग्निवीर स्कीम में इतने लोग भर्ती होंगे, इतने रिटायर हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे। मैं देखता हूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, अभी भी पिछले 5 साल में हम 3000 पूर्व सैनिकों के पद नहीं भरे गए हैं। तो जो अग्निवीर ठीक है सर। रिटायर आएंगे, हम उनकी जवाब ले लेते हैं रोजगारी क्योंकि क्या समय सवाल कम का न हो जवाब जाए। ऐसे धन्यवाद। देता हूं जो पूछ रहे हैं। भाई साहब, इस देश में 40 साल से मांग चल रही थी 1 रैंक 1 पेंशन की। प्रेम कुमार धूमल जी ने सांसद रहते हुए सबसे पहले उठाया। पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने आकर 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा किया। कांग्रेस 500 करोड़ रुपया बजट में रखती थी, 1 रुपया खर्च नहीं करती थी चुनावी वर्ष में। हमने पूरा किया है। 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट हमने बना कर दी है। राफेल विमान हमने खरीद के दिया है। रक्षा हमने यहां पर सारे उपकरण बनाने का काम शुरू किया। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, दुनिया भर में औसत आयु सेना के जवानों की कम है। और अगर आप पूर्व सैनिक है तो आप भली भांति जानते हैं कारगिल युद्ध में किसने लड़ा था? ज्यादा उम्र वालों के ने कि नौजवानों ने जाकर लड़ा था? औसत आयु क्या थी? उस हिल पर, टाइगर हिल पर चढ़ने के लिए आपको 20-21 साल के नौजवान चाहिए थे। और भारत की सेना की औसत आयु क्या है जी? ये 70 के दशक से लेकर कांग्रेस इस पे चर्चा कर रही, निर्णय नहीं कर पाते थे। दुनिया भर के देशों ने निर्णय किया। हमने ये भी कहा कि जो चुने जाएंगे उनमें से 25% वहां पे सेना में रहेंगे, जो बाकी है उसको रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपने फोर्सेस में स्थान देगा। और यही नहीं, उसके अलावा जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें उनको मौका मिलेगा। इनके स्किल डेवलपमेंट का हम काम करेंगे। पर 4 साल के अंदर देश में कोई ऐसा नौजवान बताइए जो 4 साल कहीं सेवा देने के बाद 20-25 लाख रिव्यू में भी से- नहीं होगा इसमें। मैं ये कहता हूँ, रिव्यू तो हम आप हर खुद चीज- एक सैनिक हैं, आप टेरिटोरियल आर्मी में। मैं आज भी कैप्टन हूँ जी, हैं। टेरिटोरियल आर्मी में। अच्छा, चलिए, दूसरा राज्य गुजरात। आपको लगता है वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच? कितने भी कोण हो जाएं, लेकिन कण कण में कमल ही खिलता है। कण कण में भारतीय जनता पार्टी ही है। गुजरात के कण कण में लोगों के मन मन में नरेंद्र मोदी जी ही बसते हैं। और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी ही और भारतीय जनता पार्टी के ही वहां पर मुख्यमंत्री और वह सरकार बनेगी। नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अपना, हमारा सीएम का चेहरा कौन हो के लिए फोन लाइंस खोल दिए हैं।
जितनी जल्द खुलती हैं उतनी जगह बंद हो जाती हैं। इनके कैसे नाम आते हैं आपको पता ही है। कैसे नाम आते हैं? आपको पता है जी, आप तो दिल्ली में रहती हैं। नहीं, वहां तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम आया ना। नाम लेने में वहां क्या नहीं है? पूछा ना कि कौन जहां सी है। खाता ही नहीं खुलेगा। इन्होंने यूपी में नाम लिए, उत्तराखंड में नाम लिए, क्या हुआ जी? खाता खुला कहीं पे? ना उत्तराखंड में खाता खुला, ना यूपी में खुला। जमानतें जब्त हुई। 403 सीटें यूपी में तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हुई। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतने चले थे किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। क्या हुआ जी? जमानत जब्त हुई। कहां खड़े हैं? केवल ये अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी है, एएपी। तो आप लोग को हर जगह वॉकओवर है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है आपको लग रहा है? नहीं, हम तो ये कहते ही नहीं जी। हम तो कहते हैं लोकतंत्र में जितना मजबूत विपक्ष हो उतना अच्छा है, लेकिन करें क्या जी? एक आरोप आप पर लगाती है कांग्रेस पार्टी यहां पर कि बीजेपी परिवारवाद की बात करती है और आपको स्पेसिफिकली पर्सनली घेर रहा है इस चीज पर। क्यों घेर रहे हैं? वो कहते हैं कि परिवारवाद का उदाहरण आपको बता रहे हैं। मैं? हाँ, मुझे जनता ने 4 बार लोकसभा का एमपी बनाया जी। मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बन के हिमाचल के दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर स्टेडियम हमने धर्मशाला में बना कर दिया। प्रदेश के कोने कोने में खेल मैदान बनाने के काम किए। और मैं तो विकास करके जनता का आशीर्वाद लेके 4 बार का सांसद बना हूं। परिवारवाद वो है श्वेता जी, पहले भी कहा गया, जैसे नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, अब फिर राहुल जी आगे, फिर प्रियंका जी भी लाइन में खड़ी हैं। ये एक पार्टी पर कब्जा करके बैठे। मुलायम जी के बाद अखिलेश जी हैं। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला जी से लेकर उमर अब्दुल्ला जी तक हैं जी। मुफ्ती मोहम्मद सीद से लेकर उनकी बेटी तक हैं, महबूबा मुफ्ती तक। ये पार्टियों पर कब्जे हैं जी। लोकतंत्र में तो जो चुनाव और वोट की राजनीति करके तो जनता चुनती है लोकतंत्र में, लेकिन पार्टी पे तो कब्जा इन लोगों ने कर रखा है। हमारे यहाँ तो नड्डा जी कार्यकर्ता थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित भाई कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजनाथ जी कार्यकर्ता थे, पार्टी अध्यक्ष बने। वेंकैया नायडू जी कार्यकर्ता थे, पार्टी अध्यक्ष बने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। अरे वाह, खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई। और जो मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, वहां 10 जनपद से कंट्रोल था, यहाँ पता नहीं कहां पे रिमोट कंट्रोल रहने वाला है। चलिए, हिमाचल की हवा बड़ी साफ है, यहाँ आकर काफी गहरी सांसें ली। आप तो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में सांस ले रहे हैं आजकल। वहां पोल्यूशन का जो मुद्दा है, खासकर चूंकि आज छठ पर्व अभी चल रहा है, दूसरा दिन है आज। यमुना नदी को लेकर चाहे बीजेपी का विरोध हो या आम आदमी पार्टी का डैमेज कंट्रोल, वो सब पर्व के समय क्यों शुरू होता है? मैं इतना ही कहूंगा, अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पराली जलाने की जो बात आती थी, कितने कदम उठाए आम आदमी पार्टी की सरकार ने? पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ठीकरा फोड़ देते थे, अब भगवान मान दिखते तो नहीं कर बोल पाते। क्यों? छठ तो हर साल आता है जी, 8 साल से इनकी सरकार है। क्या प्रयास किए? वही यमुना जी कोविड के समय बहुत साफ सुथरी हो जाती है, और जैसे कोविड खत्म होने की दिशा में बढ़ता है, वहीं पर वो फोम सी वापस नजर आनी शुरू हो जाती है। इन 8 सालों में क्या किया केजरीवाल जी ने? बड़े बड़े वायदे किए थे जी। दिल्ली की सड़कों पे जाओगे, लुटियन दिल्ली से बाहर जरा जाके घूमिए, जरा दिखाइए। मैं नरेला रोहिणी में था पिछले चुनाव में। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा थे, नाले ज्यादा थे, कीचड़ ज्यादा होता है। हर आए दिन रोज पोस्ट ऐसी वायरल होती है, कहीं महिला गड्ढे में गिर गई है, कहीं साइकिल, कहीं मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गया है। जैसे भ्रष्टाचार के गड्ढे में अरविंद केजरीवाल गिरे हैं, वैसे इन्होंने सड़कों पे इतने गड्ढे कर दिए हैं।